प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से किसानों को दी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त की जारी। 1.25 लाख पीएम समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को किए समर्पित। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रबंधन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा लोकसभा प्रवास सम्मेलन आयोजित। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सिंह सैनी सहित अन्य नेता भी हुए शामिल। और वन एवं पर्यावरण मंत्री कमलपाल गुर्जर ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बडोपल में 187 एकड़ जमीन वन विभाग को की जाएगी हस्तांतरित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की 14वीं किस्त जारी की। इसके अलावा पीएम ने 1,25,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र का लोकार्पण, सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड और डिजिटल वाणिज्य के लिए मुफ्त नेटवर्क पर लगभग 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खाते में धनराशि सीधे स्थानांतरित की जाती है। पिछले 9 वर्षों में खेत से बाजार तक अनाज पहुंचाने के लिए नई प्रणालियां बनाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वर्तमान सरकार किसानों के खर्चों को कम करने और उन्हें ज़रूरत के समय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। पीएम ने कहा कि देश में यूरिया की कीमत किसानों का खर्चा बचाने की दिशा में सरकार के प्रयास का उदाहरण है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरक क्षेत्र में बड़ा व्यवधान आया, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उन्होंने मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने और इसे श्री अन्न के रूप में ब्रांड करने जैसे उपायों का भी जिक्र किया। यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3,000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रबंधन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह क्षण मेरे लिए बड़ा आनंददायी है। हर दिव्यांग में कुछ अलग करने की अलग कला होती है। हमें केवल उसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। समाज के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वे दिव्यांगों के विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने खेलों में दिव्यांग मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को न्याय देना केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 4% और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान किया है। दिव्यांगजनों को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है, ताकि हर दिव्यांग शिक्षित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कल हरियाणा लोकसभा के प्रवास सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के संयोजक और प्रभारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 27 विधानसभा सीटों के संयोजक और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा में लोकसभा प्रभास सम्मेलन के प्रभारी नायब सिंह सैनी और केंद्रीय प्रभारी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हिस्सा लिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर चर्चा की गई है। साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। हमारे सोनभद्र सोनेवाल जी का, संजीव बाल्याण जी का, वीरेंद्र शेखावत जी का और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हुए हैं। उस प्रवास के तहत ही हमने इन 27 विधानसभाओं में कई व्यवस्थाएं कर रखी हैं। विधानसभा अनुसार हमने विस्तारक लगा रखे हैं, जिसकी बैठक पिछले दिनों रोहतक में थी, आप लोगों ने, रोहतक वालों ने कवर की थी। और आज विधानसभा अनुसार प्रभारी और संयोजक उनको बुलाया है। नायब जी सैनी इस काम के पूरे हरियाणा के इंचार्ज हैं प्रवास कार्यक्रम के, और नरेश जी बंसल हमारे प्रभारी हैं केंद्र की तरफ से, जो राज्यसभा सदस्य हैं। तो आज इसी की एक बैठक गुड़गांव करने पर है। वन एवं पर्यावरण मंत्री कमलपाल गुर्जर ने हरियाणा वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बडोपल में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 187 एकड़ जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। बडोपल गांव काले हिरणों का प्राकृतिक आवास है। बैठक में मंत्री को इस बात से अवगत करवाया कि यमुनानगर में बनने वाले वन अनुसंधान संस्थान परियोजना से संबंधित भूमि विवाद दूर हो गए हैं और परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य में FRI की मौजूदगी से यमुनानगर में स्थित प्लाईवुड उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण कार्य में तेजी लाई जाए। विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान 2 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के दायरे में आने वाले पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माना राशि की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने के निर्देश दिए। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भारत ने एक और मील का पत्थर पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सह सम्मेलन केंद्र में भारत मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से भारत मंडपम की पट्टिका का नामकरण करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीएम ने कहा कि राष्ट्र जब आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, ऐसे में भारत मंडपम देश के लिए एक उपहार है। उन्होंने भारत मंडपम को भव्य, विराट और विहंगम करार देते हुए कहा कि यह अवसर नई स्फूर्ति और नई उमंग जगाने का है। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर स्मारक टिकट और सिक्के भी जारी किए। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत जल्द ही दिल्ली में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अब वे उपलब्धियां हासिल कर रहा है जिसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती थी पहले। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और तीसरे कार्यकाल में भारत का और भी तेजी से विकास होगा। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा
कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण आज सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष प्रश्नकाल में मणिपुर में हो रही हिंसा के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वह हमारे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके बाद भी विपक्ष हंगामा करता रहा, जिससे सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर सत्ता पक्ष ने करारा प्रहार किया। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। राज्यसभा में आज चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिल के बारे में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से पायरेसी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। जींद जिले के खटकड़ गांव के नायक विनोद खटकड़ शहीद हो गए। वे 2004 में सेना में भर्ती हुए थे और फिलहाल उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान बीमारी की वजह से शहीद हो गए। भारतीय सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके पैतृक गांव पहुंचे। इस मौके पर डीएसपी रोहतास, एसडीएम गुलजार के साथ हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नायक विनोद की 2 लड़कियां व 1 लड़का है। सूबेदार विशाल शर्मा ने बताया कि नायक विनोद कुमार 16 इंजीनियर रेजिमेंट में पोस्टेड थे। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद विनोद हमेशा अपना कार्य पूरी मेहनत से करते थे। वहीं शहीद के चचेरे भाई आयुष खटकड़ ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे जब भी गांव आते थे तो हमेशा नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। 116 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में पोस्टेड थे। ये अपने कार्य के प्रति बड़े जागरूक थे। अपने कार्य को जब तक पूरा नहीं होता था तब तक ये उस काम को बंद नहीं करते थे। और ये 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद ये 116 इंजीनियर रेजिमेंट में पोस्टिंग आई। इन्होंने अपना स्पोर्ट्स में, अपना ट्रेड में जो इनका काम था बहुत ही अव्वल दर्जे का था और जहाँ भी इनको ड्यूटी मिलती थी बड़ी अपनी निष्ठापूर्वक करते थे। ये हमारी रेजिमेंट को बहुत बड़ी हानि है जो आज एक पूरे गांव के लिए और हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ी दुख की एक घटना है। कभी ना पूरा होने वाला घाटा है हमारे गांव के लिए कि जवान विनोद जी अपने फ़ौज में भी सेवा की और जब भी गांव में आते थे, चाहे जितने भी नौजवान लड़के हैं, शाम को ग्राउंड में जाना, उनके साथ बातें करनी और फ़ौज में जाने के लिए प्रेरित करते थे। और आज जो उन्होंने इतने लंबे समय से जो सेवा वो दे रहे थे देश के लिए, उन्होंने अपने बलिदान न्यौछावर किए और आज पूरे गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा हादसा मैं कहूँगा। और इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंचकुला, पलवल, कैथल, अंबाला, भिवानी, रोहतक और हिसार स्थित इन विद्यालयों में आयोजित सम्मेलन में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों में प्रदर्शनी भी लगाई गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करना है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने कहा कि इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। यह शिक्षा नीति बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है।
नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए आज के तकनीकी युग को ध्यान में रखते हुए डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए करीब 124 पीएम श्री स्कूल भी खोले जाएंगे। इनमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। में क्या खास बात है, क्या खूबसूरती है, कैसे ये शिक्षा को नए आयाम पर ले जाने वाली है। इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। बच्चों को 8वीं क्लास से लेके 9वीं 10वीं तक के बच्चों को मैंडेटरी किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में लागू हो चुका है। हरियाणा के अंदर प्रत्येक स्कूल के अंदर और प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय के अंदर इस साल बाल वाटिका, जो कि अभी तक इसका पार्ट नहीं था, जिसमें 5 साल के बच्चे का दाखिला है, वो आरंभ कर दी गई है। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। स्कूलों के अंदर सरकार के द्वारा डिजिटल टीवी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसके अंदर हमारे पास रोज़गार के कितने अवसर मिल सकते हैं, वो वोकेशनल है या नहीं है। बच्चों को ऐसे ट्रेंड करना है इस चीज़ में कि बच्चे को जब बच्चा पास आउट होके आए, जब निकले यहाँ से, तो वो कहीं भी जाए इस चीज़ को, तो उसको लगे इस चीज़ को कि यस मैंने एक एजुकेशन ली है। एक एक्टिविटी के थ्रू टीचर्स अपनी टीचिंग कर रहे हैं। रोल प्ले यानी जो भी पात्र उस पाठ में आ रहा है वो बच्चों को ही उस पात्र में कन्वर्ट करके और बच्चा उस पात्र को अभिनय करता है और जो भी उसमें कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट को प्ले करके सीखता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।